मेंटल हेल्थ क्या है? एक आम आदमी को अगर समझाना हो मेंटल हेल्थ क्या है तो आप कैसे समझाएंगे? मेंटल हेल्थ वो फंडामेंटल चीज़ है आपके ज़िंदगी की, जो जब सही रहेगी उससे आपका सक्सेस आना है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, ठीक है। स्लीप बहुत ज़रूरी है। वाई स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ? क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ इन बच्चों के लिए? दैट मोमेंट प्रेशर, दैट 1 सेकेंड वो एक प्रेशर आ गया। कब ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, कब सोचना चाहिए कि हाँ अब आई नीड सम सपोर्ट और सम हेल्प ऑन मेंटल हेल्थ साइड? हमारी सोसाइटी में अभी भी मेंटल इलनेस को एक टैबू की तरह देखा जाता है, इसके बारे में घर में बात नहीं होती। 3/4 लोग जिनको ज़रूरत है मेंटल इलनेस में अपना सपोर्ट लेने की या किसी एक्सपर्ट के पास जाने की, वो नहीं जाते हैं। तो 1 in 4 पीपल को। सो ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारी बात ग्लोबल, है, ये ग्लोबल फैक्ट है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्रिपरेशन फेज में हैं, जिनको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, उनको सोशल मीडिया को कितना और किस तरह यूज़ करना चाहिए? सोने जाने से पहले कम से कम 45 मिनट्स तक डिजिटल इंटरफेस मत करिए आप, तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये बात। सुबह उठने के बाद फोन नीड नॉट बी योर फर्स्ट थिंग, लेट इट बी वन ऑफ द लास्ट थिंग्स यू डू। When you start enjoying whatever you are doing, यस, then it's a different life. It's a right way to live life. कि आप जहाँ भी घुस रहे हो, जो भी घुस रहे हो, it's your choice. It's something you have chosen for yourself that I want to excel in this field. मेरी strengths है, मेरा interest है, मैं करूँगा इसको and then things happen. डॉक्टर साहब, रिजेक्शंस को कैसे मैनेज करें? इसीलिए मैंने कहा रिजेक्शन मत फील करिए या शब्द यूज मत करिए। यू डोंट डाउट योर सेल्फ। पहला तो अनम्यूट योर सेल्फ, बात करें, जो भी है बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर कुछ ना रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है? एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी को अगर समझाना हो मेंटल हेल्थ क्या है तो आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि मुझे पहले तो ये लगता है कि मेंटल हेल्थ को हम एक फंडामेंटल राइट समझ लें, और ये बहुत अच्छी बात है, खास करके क्योंकि जो आपको सुनते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, कि उनको अभी से समझ में आ जाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ वो फंडामेंटल चीज़ है आपके ज़िंदगी की, जो जब सही रहेगी उससे आपका सक्सेस आना है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सब मेंटल हेल्थ क्या होगी? सेंस ऑफ वेलबींग, मुझे अच्छा लग रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाना, मुझे पता है मुझ में क्या काबिलियत है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो डेली स्ट्रेसेस और हैसल्स आती हैं, आई कैन डील विद दैम। मेरी सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी वो कोई भी हो सकती है। एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर आप पेशेंट देख रहे हैं, एज एन एजुकेशनिस्ट आप पढ़ा रहे हैं, मीडिया आप कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है ये आपकी मेंटेन रहे, और ये करते हुए आप कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ द कम्युनिटी, विच मीन्स आप समाज को कुछ दे पा रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ हो गई। अब यही एजुकेशन का मूल है। आप एजुकेशन क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, राइट। कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या आता है, आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आप एफर्ट लगाओ, गोल डायरेक्टेड रहो, कंट्रीब्यूशन है। यही मेंटल हेल्थ है, राइट। एंड वी ऑल नीड टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। डॉक्टर साहब, जब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो उस समय मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, या आपने किस तरह के पैटर्न्स देखे हैं जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं इस बात को। मुझे एक तो ये लगता है कि हम एज द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो जब हमारे कुछ पड़ाव आने शुरू होते हैं, हमारे पहला पड़ाव बोर्ड एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, तो हम एक एग्ज़ाम को कुछ और बना देते हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम देने तक आपने कितने एग्ज़ाम लिए, ये सोच के देखिए। लेकिन अब एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को वो जो है उससे ज़्यादा बना देते हैं, जबकि कोई भी एग्ज़ाम लाइफ ऑल्टरिंग नहीं हो सकता। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से ही कहता आया हूँ कि हमारी 75-80 साल की ज़िंदगी में वन क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एग्जामिनेशन
आपका जीवन ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं होगा। बड़े ABC प्लान्स आते हैं लाइफ में, बट एक तो वो होता है। दूसरा, जब मार्क्स ओरिएंटेशन आती है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आ सकते। अब अगर माने आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं और उसमें माने 100 सीटें, और 100 सीटों पे अगर माने 1000 स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि 100 ही सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन उस 100 जो सिलेक्ट होंगे, कम से कम 500 और बच्चे ऐसे होंगे उसमें जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होंगे। तो जो सिलेक्ट नहीं हुए उनमें कुछ कमी या खामी नहीं है, उनकी प्रिपरेशन में भी कुछ नहीं है, ऐसा रह गया है। आई मीन ओलंपिक्स में आप जाते हैं, 100 मीटर की रेस में आते हैं, जो 8th आए हैं, हम और आप उनकी स्पीड से नहीं भाग सकते हैं। पर ये तो एक कंपटीशन है कि जहाँ पे जितनी सीटें हैं उतनी ही भर सकती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे आसपास का माहौल है, पेरेंट्स भी उसमें आएंगे, टीचर्स एजुकेशनिस्ट भी आएंगे, मीडिया भी आएगा, पीयर फ्रेंड्स भी आएंगे, वो एक अलग प्रेशर आना शुरू होता है। और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में हम प्लान बी प्लान सी ऑप्शंस की बात ज़्यादा नहीं करते। हम 2 3 4 पाथवे तो बता देते हैं स्टूडेंट्स को, 10वीं करो, 12वीं करो, 12वीं के बाद ये करो, ये करो, ये करो, 12वीं में ये 2 3 4 स्ट्रीम्स हैं, यहाँ से ये होगा। जबकि अगर आप अम्ब्रेला ऑफ करियर देखें, वो कितनी बड़ी है। मुझसे अगर आज, मैं 1987 में आई वॉज इन 10th, आप अगर मुझे उस समय मिले होते, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर प्रॉब्ली जस्ट बॉर्न देन, राइट, बट आप उस समय मिले होते और आप मुझे बोलते कि क्या बनना चाहते हैं, तो मैं साइकियाट्रिस्ट तो डेफिनेटली ना बोलता। क्योंकि हकीकत ये है कि 10th क्लास के समीर पारिक को 1987 में साइकियाट्री एक ब्रांच है, पता ही नहीं था। आप अपने स्कूल डेज में जाएं, आप सोच रहे थे कि एक समय आएगा आप अड्डा चलाएंगे, सोच के देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये जो हुआ, ये आपने अपना इंटरेस्ट परस्यू किया, दरवाजे खोले, आप दरवाजे खोलने रेडी थे, तो जो स्किल सेट था आपका वो एक अलग था। वो स्किल सेट को आप यूज करते गए इन अ प्रोडक्टिव हार्नेसिंग मैनर। तो ये मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रेशर जो आ रहा है वो बाकी सारे कारणों से आ रहा है, चाहे वो सेल्फ का हो, चाहे कोई भी और हो। फिर उसका एक साइकिल बन जाता है, लाइफस्टाइल पे असर आता है। आपको बहुत स्टूडेंट्स मिलते होंगे जो बताते हैं कि पूरी रात जगते हैं, ऑल नाइटर का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं बता दूं, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। ठीक है, स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो बिना सोए परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। तो ये तो बड़ी बेसिक सी फैक्ट है। योर माइंड नीड्स रेस्ट, योर बॉडी नीड्स रेस्ट। कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो सोना तो पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा आपको, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी आपको, सोशल सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा आपको। ये जो स्किल सेट है, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, म्यूजिक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको एक तरह से वो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं आपकी। और आप अपने आप को पहचानिए, भेड़ चाल में मत फंसिए, क्योंकि भेड़ चाल बनती है। मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मैंने भी ये करना है। मेरे वो फलां कजिन ने ये किया है, मुझे भी ये करना है। एंड दैट कंपैरिजन बिकम्स, पहले कंपैरिजन आता है, फिर कन्फर्मिटी आती है, कन्फर्मिंग टू द कंपैरिजन। तो ये इस तरह के प्रेशर्स हैं। और अभी जितने प्रेशर्स मैंने बोले, इनमें से कोई भी प्रेशर डायरेक्टली सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है। और बच्चों का ज़्यादातर समय और युवाओं का ज़्यादातर समय जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ जा रहा है। सो विच मीन्स जो टीचर रोल है, कोच रोल जो है, वहाँ पे ये जो मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो आएगा तो जो आप टास्क स्किल्स या स्किल सेट दे रहे हैं, स्पोर्ट्स का उदाहरण देते हैं, स्पोर्ट्स में भी यही है दैट आप उस लेवल पे आ गए हैं तो कोच आपको सिर्फ टेक्निक नहीं बता रहे, वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग पे भी काम कर रहे हैं। सो वही चीज़ जब मुझे लगता है टीचर्स करने लगे तो बच्चों का स्किल सेट डेवलपमेंट बेटर होगा, और वो हमारा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसमें मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आ रही है कि जब मैं 12th में था तो कहीं से IIT पता लगा था कि IIT करना है। मैं गांव में था, यूपी में मेरा गांव है, तो पूरी मेहनत की, पूरी जान लगाई, IIT में सेलेक्ट हुए। और मतलब एक फीलिंग आई कि यार हाँ, अब हम IIT में पढ़ेंगे और कुछ इंजीनियरिंग और कुछ बड़ी कुछ चीज़ करेंगे। IIT में जाने के बाद पता लगा कि ज़्यादातर लोग जो IIT में आ गए थे या IIT से पास आउट हो रहे थे वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। बहुत सारे लोग IIM से MBA करने जा रहे थे,
बहुत सारे लोग अपना कुछ करने का सोच रहे थे और अलग अलग चीज़ें सोच रहे थे। तो जो हमें लगता है, हमें लगा कि आईआईटी ही सब कुछ है, वैसा तो नहीं था। आईआईटी में आप घुस गए, आपने इंजीनियरिंग भी ले ली, आपको स्ट्रीम भी मिल गई। बट जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे, 40 to 50% लोग वो स्ट्रीम और वो इंजीनियरिंग जो उन्होंने पढ़ी थी वो उसके अलावा ही कुछ और कर रहे थे। और आज की डेट में भी मैं देखूं तो आईआईटी करने के बाद और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद ये कंपनी चलाना, ये तो अपने आप में ही अलग है, ये उससे रिलेटेड है ही नहीं जो मैंने पढ़ाई की है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो आपके अंदर आपकी जो स्किल है, आपकी जो यूनिकनेस है, वो आप डिस्कवर करोगे। मे बी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप शायद आपको ना पता हो, बट ओवर द ईयर्स डेफिनेटली यू विल फिगर आउट। एंड आई टोटली एग्री विद योर थॉट कि और वो आप इसलिए डिस्कवर कर पा रहे हो कि आप डिस्कवर करने को ओपन हो, राइट, और आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको उस ओपननेस में हिंड्रेंस नहीं डाल रही है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एनवायरनमेंट आपको हिंड्रेंस डाले राइट, और आपकी यूनिकनेस को आप एक्सप्रेस कर सको, उसकी अपॉर्चुनिटी ही ना मिलने दें, तो वो दोनों बातें ज़रूरी हैं। राइट, That we, as in all of us, should be open to open doors based on what our interests are, and the environment should try and not tie our hands. राइट। दोनों बातें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाई स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ इन बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स का ही उदाहरण देते हैं तो कितनी बार आप देखते होंगे कि किसी भी फील्ड में, अगर फुटबॉल का एग्जाम्पल लें तो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े प्लेयर भी पेनल्टी चूक जाते हैं। मतलब उन्होंने प्रैक्टिस में हज़ारों लाखों पेनल्टीज की प्रैक्टिस करी हुई, बट एट दैट मोमेंट प्रेशर, दैट 1 सेकेंड, वो एक प्रेशर आ गया। आप क्रिकेट का भी उदाहरण ले सकते हैं, आप किसी भी और स्पोर्ट्स में जाएं तो आप ये नोटिस करेंगे कि स्किल सेट जो आ गया है, आप एक एलीट लेवल पे जब खेल रहे होते हैं तो स्किल सेट तो आप में है ही ना। आप नेशनल जीते होगे, उससे पहले जोनल जीते होगे, आप अपने और जीते होगे। आई हैड गॉन टू द ओलंपिक्स विद द इंडियन टीम। इस साल दिव्या जैन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और मैं, हम दोनों गए थे। तो पहली बार ये हुआ था कि IOA ने मेंटल हेल्थ टीम एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल टीम करी थी। तो मुझे लगता है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी। जितना हम करीब से स्पोर्ट्स को देखते हैं, और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स, मैं वैसे भी ऐसा मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक आईना है एजुकेशन के लिए, कि दिस इज़ हाउ एजुकेशन है सब। और वही चीज़ को अगर हम एग्ज़ाम से करें, बात तो सेम ही है। अब जो बताए अपनी कंट्री से जीत के आए हों और वो टॉप 30 इन दी वर्ल्ड में कम्पीट कर रहे हो, तो स्किल तो है ही। अब बचा क्या? बचा ये है कि मेंटल कंडीशनिंग कैसी हो रही है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन कैसी है, आपका फोकस कैसा है, आपको मज़ा कितना आ रहा है, आप उस प्रेशर को फील करके उसको हार्नेस कैसे कर रहे हो, आप उस एक्सपीरियंस को माइंडफुली कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ये जो मेंटल हेल्थ कंपोनेंट है, यही फ़र्क है वो हाफ अ सेकंड की रेस का, या वो 1 पॉइंट इन अ शूटिंग का, वो पेनल्टी जो हल्की सी निकल गई, यही अंतर है। और जितना मुझे लगता है हम इस बात पे स्टूडेंट्स को एंकरेज करेंगे दैट आप अपने लाइफस्टाइल, अपनी वेलबींग, अपनी सेंस ऑफ प्लेजर एंड जॉय, उस पे फोकस आप साथ में रखें। प्रेशर का मतलब ये नहीं है दैट नींद ख़त्म हो जाए, इतनी एंजाइटी आ जाए दैट हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमको वो एंजाइटी के कारण एक तरह से ब्लैकआउट, जो टर्म्स यूज़ करते हैं, उस तरह की फीलिंग आ जाए। तो वो प्रेशर ना आए, वो करना ज़रूरी है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो ये भी है कि अगर मुझे बिल्कुल ही प्रेशर ना फील हो रहा हो तो प्रेपरेशन नहीं होती है। यर्क्स-डोट्सन लॉ भी कहते हैं इसको। सो ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। नो प्रेशर, आप शायद एफर्ट ना लगाएं। वेरी हाई प्रेशर, आप उसमें विल्ट कर जाएंगे। तो अगर आप प्रेशर को हार्नेस करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। और कंपैरिजन ना करें बस।
अब माने हम और आप दोनों पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी से हैं, मैं मेडिकल से हूँ, तो अगर हम और आप 11th या 12th पढ़ रहे होते तो आप फिजिक्स में बेहतर होते, मैं बायो में बेटर होता। अब आप अगर मेरी बायो से अपनी फिजिक्स कंपेयर करेंगे तो आप अपनी फिजिक्स खराब करेंगे, और मैं अगर फिजिक्स करूँगा तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो वी आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एबिलिटीज, जो बेस्ट है वो करने की कोशिश करनी है, दैट्स हाउ यू डू इट। ट्रू। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, कभी कभी एंड आजकल का जो प्रेशर है बच्चों पे भी, और इन जनरल जो लोग वर्किंग हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है, कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पर चली जाती हैं, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इट टेंड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो इन कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कब इंडिविजुअली पर्सनली मुझे कब ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, कब सोचना चाहिए कि हाँ अब आई नीड सम सपोर्ट और सम हेल्प ऑन मेंटल हेल्थ साइड? सो मेंटल हेल्थ की हमने बात करी, अब जो आप बात कर रहे हैं ये मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है। तो ये मैं शब्द इसलिए खास करके बीमारी, इलनेस बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम इलनेस की बात कर रहे हैं तो ये इलनेस थायराइड भी हो सकती थी, टाइफॉइड भी हो सकता था, कोई भी बीमारी हो सकती थी, और किसी भी बीमारी के लिए उसके लक्षण भी होंगे और उसका इलाज भी होगा। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम खुद क्या कर सकते हैं की बात है, पर जब बीमारी की बात आती है तो हम कितनी जल्दी उसकी मदद ले पाएँ, उसका सल्यूशन ले पाएँ, उसकी बात आती है। तो हमें कैसे पता चले कि हमें या हमारे आसपास हमारे लव्ड वंस में किसी को हो सकता है कि मेंटल इलनेस हो। तो अगर हमें लगे कि कुछ लेट से बदलाव आ रहा है, अब वो बदलाव इमोशन में आ सकता है कि मन अच्छा नहीं है, वो बदलाव बिहेवियर में आ सकता है, विड्रॉन हो गए, अग्रेसिव हो गए, हैबिट्स चेंज हो रही हैं, सब्सटेंस यूज फॉर एग्जांपल हो रहा है, हमारी डेली लाइफ में आ जाए, विच मीन्स एपेटाइट, डाइट, एपेटाइट, स्लीप, इन पैटर्न्स पे असर हो रहा है, थॉट्स पे आ जाए कि थॉट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सोशल लाइफ में विच मीन्स फ्रेंड्स या फैमिली के साथ की इंटरेक्शन में चेंज आ रहा है। और इन सब चीज़ों को, इनमें से ज़्यादातर में कुछ परेशानी के साथ, मानो लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा ये कुछ सिम्टम्स चल रहे हो और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हो, हमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट दे रहे हो। फंक्शन माने आपका सोशल फंक्शन, ऑक्यूपेशन यानी पढ़ाई या काम। अगर फंक्शनैलिटी की इम्पेयरमेंट आ रही हो विथ कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, तो हो सकता है ये कोई मेंटल इलनेस हो। इसके लिए क्या करना है, आपने अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से बात करनी है, या किसी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से बात करनी है, पर किसी से बात करनी है। हो सकता है आपको ये सलाह मिले कि कुछ अपने अंदर चेंजेस ले आइए, माइल्ड है और कुछ नहीं करना है, आप वो फॉलो करिए। हो सकता है आपको बोला जाए कि नहीं, आपको थोड़ी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल वर्क, थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो आपको देंगे एडवाइस। अब जो ये है ये भी एक साइंस है। सो जैसे जो काउंसलिंग है, वेरियस टेक्निक्स हैं, CBT यानी कॉग्निशन एंड बिहेवियर, कॉग्निशन हम कैसे सोचते हैं, बिहेवियर हमारा बिहेवियर करना, इस तरह की और भी टेक्निक्स हैं, डायलेक्टिकल बिहेवियर है, एक्ट है, अलग अलग किस्म की थेरेपीज है, और ये एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स हैं। और हो सकता है आपको बताया जाए कि दवा लेनी है, तो जो डॉक्टर जैसी दवा दें वो हमें लेनी है। और इसका जो पूरा पर्पज़ है वो ये है कि हम अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी पे आ जाए। अब इसीलिए मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, हो सकता है यही चीज़ टाइफॉइड होती कि आपको डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा डाइट का ध्यान रखिए, थोड़ा ये तब एंटीबायोटिक्स लीजिए, थोड़ी ये और दवाइयाँ लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और आपने 4-5-6 दिन रेस्ट किया, फिर आप वापस आ गए, तब वो फंक्शनैलिटी आपकी वापस आई। पर जब आपको टाइफॉइड था तब आपके लिए उस समय अपना यूजुअल काम, पढ़ाई कर पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बीमारी अपना असर कर रही है। सो इस तरह से मुझे लगता है इसको समझना ज़रूरी है दैट हम सबको मेंटल हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं काफ़ी समय से इस बात को कहता हूँ दैट स्कूल्स में मेंटल हेल्थ करिकुलम हो, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है हम पढ़ाई रिलेटेड कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, वहाँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड काम हमें करना ही चाहिए,
क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट persons back on their feet at highest level of functionality at the earliest. बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ है डॉक्टर साहब कि हमारी सोसाइटी में अभी भी मेंटल इलनेस को एक टैबू की तरह देखा जाता है। इसके बारे में घर में बात नहीं होती। अगर किसी को कोई स्ट्रेस है तो उसके ऊपर और कहा जाता है, मतलब उसको एक बीमारी की तरह तो नहीं देखा जाता है। बुखार के बारे में बात करते हैं हम, खांसी हो गई हमको, सर दर्द हो गया, ये सब हम बातें करते हैं, इसकी दवाइयाँ भी होती हैं और हमें पता होता है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, समबडी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन, तो हम उसको उस पर्सन की कमी की तरह देखते हैं। तो मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे मिडिल क्लास में टीयर 2 टीयर 3 में रहते हैं, वो कैसे इस स्टिग्मा से बाहर निकलें, इस टैबू से बाहर निकलें और बाहर निकल कर एक्सप्रेस करें और उसके इलाज के लिए भी जाएँ। दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये बात सिर्फ हमारे देश में है, बात सही नहीं है। ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 3/4 लोग जिनको ज़रूरत है मेंटल इलनेस में अपना सपोर्ट लेने की या किसी एक्सपर्ट के पास जाने की, वो नहीं जाते हैं। तो 1 in 4 पीपल गो। सो ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारी बात है, ये ग्लोबल फैक्ट है। हम इसीलिए बोलते हैं पिछले कुछ सालों से, इनसे हियर द साइलेंस, दैट आप वो साइलेंस सुने कि एक मेंटल इलनेस में बिकॉज आई डोंट गेट दी हेल्प, बिकॉज नोबडी वांट्स टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। सो साइलेंट सफरिंग तो हो गई ना, मेरी भी और परिवार की भी। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, एजुकेशन इज द सोल्यूशन टू द क्वेश्चन। वही सोल्यूशन है कि स्टिग्मा क्यों है, क्योंकि धारणाएं गलत है, मिथ्स है। उसको कैसे तोड़ेंगे? एजुकेशन से। हम जितनी बात करेंगे वही सोल्यूशन है। और मुझे लगता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जब आप किसी आगे चल के आप डिसर्टेशन लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, तो आप उसमें रेफरेंस लिखेंगे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे तो रेफरेंस लिखेंगे ना उसमें कि ये आपने इस जर्नल से पढ़ा, ये आपने इस किताब से पढ़ा। उस रेफरेंस का क्या पॉइंट है? क्या आप ये बोल रहे हैं कि जो आप अपनी डिसर्टेशन या थीसिस में लिख रहे हैं वो एक क्रेडिबल सोर्स से लिया गया है, और वो क्रेडिबल सोर्स की अंडरस्टैंडिंग को आपने अपनी मेंटल हेल्थ नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई मुझसे माने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मतलब व्हाट विल आई आंसर? आई हैव नो आइडिया। जब 11वीं 12वीं में पढ़ी थी और मतलब टीचर की कृपा थी कि मतलब निकल गए, आता तो था नहीं। तो अगर आप मुझसे फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछें और मैं आपको फिजिक्स का सोल्यूशन दूं, तो मैं क्रेडिबल सोर्स नहीं हुआ, मेरा रिलायबिलिटी नहीं है इसमें। तो अब अगर आपको मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है, आप देखें तो सही कौन बता रहे हैं आपको, क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है। आप कहीं पढ़ भी रहे हैं तो वो क्या कोई इंडेक्स पीयर रिव्यूड जर्नल है, क्या जिसने आर्टिकल लिखा है उनका बैकग्राउंड क्या है, और ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो जो स्टिग्मा है उसमें कोई दो राय नहीं। आप में नहीं होगा तो किसी परिवार में होगा जो रोक देंगे, परिवार में नहीं होगा तो कोई दोस्त रोक देंगे या कोई और कर देंगे। स्टिग्मा है, पर स्टिग्मा का सोल्यूशन एजुकेशन है। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत टाइम आ गया है। हर चीज़ सारे लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब पे इंटरेक्ट करते रहते हैं, लिंक्डइन, जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? पहला, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्रिपरेशन फेज़ में हैं, जिनको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, उनको सोशल मीडिया को कितना और किस तरह यूज़ करना चाहिए? मैं बड़ा सोच समझ के आया था कि मैं आई विल बी केयरफुल विथ माई आंसर्स, क्योंकि सोशल मीडिया ले रहे हैं तो मैं उसी का एक ऑनेस्ट आंसर से शुरू करता हूँ कि देखिए, हम सोशल एंड मीडिया, सोशल अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। जीवन में हमारे सोशल सपोर्ट, सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल, और हम और आप इस बात को मानेंगे कि हमारी सोशल मीडिया यूसेज ने हम पे नेगेटिव असर भी किया है।
कोई दो राय नहीं है कि पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव भी किया है, जो शायद हमारी सारी चीज़ों को साथ हम कर सकते हैं। कि आज जो लोग हमें और आपको सुन रहे हैं वो सोशल मीडिया से ही हमसे कनेक्ट होंगे। आपने जो इतना समय से जो आप काम कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक तरह का जो डिजिटल सोशल इंटरेक्शन किया है, तो वो एक पॉजिटिव हो गया। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में भी हमें ओपन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट मोटे तौर से कैसे आता है? पहला आएगा लाइफस्टाइल पे। अगर आपका जीवन में उठते ही सोशल मीडिया, सोने से पहले सोशल मीडिया, जब भी आप पढ़ाई या काम नहीं कर रहे हैं सीधा सोशल मीडिया, और वो आपके जीवन का इतना इंटेग्रल हिस्सा है कि एक तरह से वो कांस्टेंट बन रहा है, विच मीन्स आप जितना समय उसको दे रहे हैं वो आपकी जो लाइफस्टाइल पे और लाइफ पे असर कर रहा है, वो एक पहला नेगेटिव है। ठीक है, घंटे आपके पास भी 24 हैं और मेरे पास भी 24 है। सो आप जिस भी चीज़ को समय देंगे वो आपने डिसाइड करना है कि आप वो 1-1.5 घंटे की स्क्रॉलिंग करें या आधे घंटे का म्यूज़िक सुन लें और 15 मिनट किसी से बात कर लें, थोड़ा वॉक कर लें और फिर आके पढ़ लें। ये आपने डिसाइड करना है। सो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक इम्पैक्ट डायरेक्टली लाइफस्टाइल पे आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट मुझे लगता है कंटेंट रिलेटेड है, और कंटेंट को मैं दो हिस्सों में कम से कम आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। वन कंटेंट, जैसे मैं अभी पहले बोल रहा था, दैट इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन ही गलत मिल रही है तो वो इंफॉर्मेशन इवेंचुअली आप उसको मानना शुरू कर देंगे। सो मिसकॉन्सेप्ट्स आपके बढ़ते हैं। दूसरा कंटेंट रिलेटेड, जो आजकल हम ब्रेन रॉट की बात करते हैं, कि आप इतना यूजलेस कंटेंट आपको आया जा रहा है जहां पे आपका ब्रेन एंगेज हुए जा रहा है, तो आपके ब्रेन को समझ में नहीं आ रही है बात कि जो यूजफुल कंटेंट है उससे भी तो एंगेज करना है आपको। तो आप फिल्टर कैसे करेंगे इन दो चीजों को? सो ये जो एस्पेक्ट है। और तीसरा मुझे लगता है जो कंटेंट रिलेटेड है वो मुझे नेगेटिविटी से लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव हम कम हमारे आसपास होता है, खास करके सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हमारे, मतलब ऑलमोस्ट एक नॉर्मलाइज सा कर दिया हमने इस बात को कि आप कोई भी चीज़ देखेंगे वहाँ पे अगर आपको 1-2 चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, 25 और नेगेटिव किसी ने लिख दिया होगा, और वो कॉन्स्टेंटली यू आर सीइंग दिस नेगेटिविटी ऑल्सो। सो जो आपको गुड फील आनी चाहिए वो आपकी हमेशा डाइल्यूट होती रहती है, और ये असर है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं कभी भी नहीं बोलता किसी को भी कि आप मोबाइल यूज़ मत करिए, आप इंटरनेट यूज़ मत करिए, आप OTT पे मत देखिए, आप फिल्म मत देखिए, आप सोशल मीडिया मत करिए। मुझे लगता है कि अगर मैं ये बोलूँगा भी तो आपको लगेगा आई एम फ्रॉम सम डिफरेंट प्लानट, तो इसलिए ये कहने का लॉजिक नहीं है। मुझे लगता है कि आप कंट्रोल में होने चाहिए। आपका समय है, आपके 24 घंटे हैं, आप डिसाइड करोगे आपने कैसे करना है। और उसके लिए कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, सोने जाने से पहले कम से कम 45 मिनट्स तक डिजिटल इंटरफेस मत करिए आप, तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये बात। सुबह उठने के बाद फ़ोन नीड नॉट बी योर फर्स्ट थिंग, लेट इट बी वन ऑफ द लास्ट थिंग्स यू डू। कोई जल्दबाजी नहीं है, और सोने जाए तो फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। दुनिया वहीं रहेगी, ये बात मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कोई नोटिफिकेशन मिस कर गया तो इधर से उधर हो जाएगा। हर घंटे के बदलते ट्रेंडों में अगर हमें लगता है कि 15-20 मिनट हमने एक नोटिफिकेशन नहीं देखी और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, क्या चीज़ ज़्यादा लाइक्स और फॉलो कर रही है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है। जो चीज़ मैटर करेगी वो वैसे भी मैटर करेगी। तो ये कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंटेंट की क्रेडिबिलिटी, नेगेटिविटी से दूर रहना, लाइफस्टाइल ख़राब नहीं होने देना। हार्वर्ड की एक स्टडी थी हैप्पीनेस के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, देखी होगी आपने के। सो जो सबसे कॉमन फैक्टर हैप्पीनेस का है वो क्या? वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। सो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इज़ नॉट द सेम
as number of friends or followers on your social media platform. You have, that's not a meaningful relationship. It has its own place in our living, yes. बट मीनिंगफुल रिलेशनशिप तो वो दोस्त हैं जिनके साथ अभी बैठ के सुन रहे हैं. वो रिलेशनशिप को नर्चर करिए. पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, ये नर्चर करिए आप. इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट भी है कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो जो सब लोग जो आपको पोस्ट दिखाई देती हैं सब अच्छी अच्छी पोस्ट दिखाई देती हैं जनरली. आप फेसबुक पे जाएंगे तो जनरली आपको दिखेगा कि सब लोगों की शादी हो रही है, सब शादी में जा रहे हैं. इंस्टा पे जाएंगे तो सब लोग वैकेशन पे हैं, कोई किसी कंट्री में है, कोई बीच पे है, कोई कहीं पे है. आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो सबकी जॉब लग रही है, सबका प्रमोशन हो रहा है. तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं जब आप वहाँ पे जाते हो. कोई आपको अपने स्ट्रगल्स, जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, जनरली नहीं दिखाता. पीपल जनरली डू नॉट पोस्ट. एंड क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरह से आपके लिए नेगेटिव वर्क कर सकता है व्हेन यू गो ऑन सोशल मीडिया एंड यू सी यार सबकी तो अच्छी अच्छी जॉब लग रही है, या सब तो बाहर घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. सो आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स. हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई एक पोस्ट आपने देखी है वेकेशन की, तो वो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइफ है. यू डोंट नो उसके आधे घंटे पहले क्या था और उसके 1 घंटे बाद क्या था. वो एक क्लिक है, एक माइक्रो सेकंड का क्लिक है, विच इज़ जस्ट वन वर्जन बट फार अवे फ्रॉम द कंप्लीट वर्जन. जहाँ तक हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ तो आजकल ये हो गया है कि हर एक किसी को ओवरवेल्म्ड, ये कुछ शब्द हैं जो मुझे लगता है कि इतने मिसयूज़ होते हैं. आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम हम्बल्ड, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम थ्रिल्ड. तो देखिए अगर आप हम्बल हो रहे हैं और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं तो इसमें ह्यूमिलिटी तो कोई बची है नहीं आपकी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो अब कुछ हम्बल क्या ही बचा. आई अंडरस्टैंड कि सक्सेस इसको बताना हमारे अपने जीवन और करियर का एक अपना महत्व है ना, अंडरस्टैंड दैट. पर मुझे लगता है कि जेन्युइनिटी और बैंडवैगन, इसके अंतर को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएंगी. सो फॉर एग्जांपल, थ्रिल टू गेट अ जॉब, but you also need to be thrilled to get your first appraisal, and to be able to get a great first appraisal, जो आपने, the gate that opened was the smallest part of it. The effort you will put for 1 year is the part for it. और वो entrance exam के लिए भी, entry into a college is one part of it. अब वो वीडियो गेम वाली बात है ना, कि आप एक लेवल निकल गया फिर दूसरे पे जाओगे, वो तो पिछले लेवल की तो वैल्यू नहीं खत्म हो गई. Right. मैं आपको अपने स्कूल का एक एग्जांपल देता हूँ. दैट सो 10th में ज्योग्राफी बड़ी परेशान करती थी, और तब ये पता भी था, मतलब सोचा ही हुआ था कि मेडिसिन पढ़नी है, ठीक है. अब अगर मैं 86-87 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे को वैसे ही कम चीज़ें पता होती थी. 2-3 ऑप्शन है हमारे वक्त, तो सही बता रहा हूँ, तो हमारे वक्त 3 ऑप्शन है. हमारे पास स्ट्रीम्स भी 3 होती थी हमारे स्कूल में. कॉमर्स, एंड कॉमर्स मेंट सी एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, एंड मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग. तीन हमारी ब्रांचेस होती थी. बहुत दिमाग में यही होता था. और फिर यही लगता था कि मतलब जब मुझे 11वीं में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है, मैं 10th में मतलब क्यों, राइट, ये ख्याल आता था. Right. तो उसका आंसर है ना, वो ये है कि 10th में जितने % मार्क्स ज़रूरी थे कि 11th 12th में मेडिकल स्ट्रीम मिले, अगर वो मार्क्स ज़रूरी थे तो मार्क्स तो टोटल ले रहे हैं. अब अगर 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट में हिस्ट्री है तो मार्क्स तो लाने पड़ेंगे. अब वो दरवाज़ा खुल गया ना, अब वापस नहीं पड़ेगी. ऑल्दो अब मुझे लगता है कि हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड जोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, खास करके आज के ज़माने में जहाँ अपने वी आर मेकिंग अ मेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट, तो जरा पता होना चाहिए. सो एनीवेज, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. अब ना फिजिक्स ठीक से आती, ना केमिस्ट्री ठीक से आती, ना मैथ्स समझ में आती. जो आती थी वो बायो थी, बची थोड़ी सी इंग्लिश. 5 सब्जेक्ट थे.
बट अब वो करने थे ना, चॉइस नहीं है। तो अगर मेडिकल में जाना है तो करना तो पड़ेगा। और हमारे में तो आई थिंक मेडिकल एग्जाम में भी यही था, वी हैड 75 मार्क्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 75 बॉटनी एंड जूलॉजी। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है अभी बात, बट वो करना था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो मेडिसिन करनी है, वाई एम आई डूइंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेवल करना है, क्लोज करो। अब आप फर्स्ट MBBS में आ गए, एनाटमी, फिजियोलॉजी, शायद बायोकेमिस्ट्री थी हमारे वक्त, तो वो किया। अब देखें, अब मैं इवेंचुअली साइकेट्रिस्ट बनाऊँ। सो एक एक करके जो मैं सब्जेक्ट्स बोलते जा रहा हूँ, उनका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो हर चीज़ रिलेटेड है, डायरेक्ट कोरिलेशन कम होते जा रहा है। सो ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, दैट यूर ओपनिंग गेट्स। उस गेट को ओपन करने के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है तो जो करना है वो करना है, पर इवेंचुअली सिर्फ गेट खोलना मात्र इज नॉट द गोल। खोलने के बाद जो करना है वो भी तो करना है ना। तो जॉब मिलना गोल नहीं है, कॉलेज में जाना गोल नहीं है, उसके बाद गोल कंटिन्यू रहता है। तो जब भी कोई आपको ये बोले कि बस इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, ये बस लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आगे कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता। बिकॉज आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि अगर एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएंगे, ज़िंदगी भर एग्ज़ाम आएंगे। ये भी एग्ज़ाम है, क्योंकि होना ये है कि अभी एग्ज़ाम हो गया, अब ये सोचें कि कितने लोग सुनेंगे इस बात को। अब कुछ को सही लगेगी, कुछ को गलत लगेगी, तो एग्ज़ाम हो गया ना। और अगर आपने गलत बोल दिया तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। तो ये भी एग्ज़ाम है। ये तो नहीं हो सकता कि आप बस बिना प्रिपरेशन, बिना सोच के आए। आपने एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो एफर्ट कभी रुकेगा नहीं। तो मेरे टीचर मुझे यही कहते थे दैट एग्ज़ाम्स आर इज़ अ कॉन्टिन्यूम। जो जीवन है, एवरी मोमेंट इज़ अ टेस्ट। सो क्या मतलब, एक टेस्ट ऊपर, एक टेस्ट नीचे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। टीचर से बातें, मेरे टीचर भरत पंचाल सर हैं, मतलब जो भी है उन्हीं का है। तो एग्ज़ाम था हमारा MD का, 3-4 दिन थे एग्ज़ाम के पहले। तो बड़ा टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज़ की हो रही है? आप क्या बात कर रहे हो, मतलब तो करियर की बात है। नहीं, देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर 3 साल नहीं पढ़े हो तो 3-4 दिन पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। और 3 साल पढ़े हुए हो तो अभी 3-4 दिन पढ़ने से वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है, थोड़ा ना कि तुम उस समय क्या। और अगर मान लो कुछ नहीं भी हुआ तो ये थोड़ा ना कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, फिर वापस आ जाएगा। एंड दैट एक्चुअली चेंज्ड द वे आई लुक्ड एट इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो एग्ज़ाम एंजॉय करें। और आज भी मतलब मुझे कोई अगर पूछें दैट सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ वर सम ऑफ द एग्जाम्स आई टुक, मज़ा आ रहा था। सर सवाल पूछ रहे थे, थोड़े हम जवाब दे रहे थे, थोड़े में लग रहा आपने पढ़ाया नहीं है तो आप फिर भी सवाल पूछ रहे हो। और उनका जवाब ये होता है कि सारा मुझसे थोड़ा ना सीखना, थोड़ा आगे भी पढ़िए और किताबें खोलिए। तो दैट्स लाइफ। ट्रू। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम, जो आपने बोला बिल्कुल सेम ही है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और वहाँ से आप अपने आप को जज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल IIT में हुआ नहीं हुआ तो मैं सक्सेस हूँ या फेलियर हूँ। उसके बाद तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करता था। मैंने जॉब छोड़ के एक कंपनी स्टार्ट की थी। तब भी ये था कि यार अब चलो छोड़ दिया, अब ये चलेगा नहीं चलेगा, तो ये मेरी सक्सेस फेलियर है। हमने किया, चला। पहले हमने ऑफलाइन शुरू किया था, एंड ऑफलाइन हम बच्चों को पढ़ाते थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था, वो अच्छा चल रहा था। हमारे 100 ब्रांचेस थी ऑल अक्रॉस इंडिया, और हमने उनको बंद कर दिया टू स्टार्ट ऑनलाइन। कि यार ऑनलाइन से हम लास्ट माइल बच्चे के घर तक पहुँचेंगे। एक विजन के साथ स्टार्ट किया था। फिर से एक और टेस्ट चालू हो गया लाइफ का कि अब फिर से एक जर्नी है, फिर से एक मेज़र कर सकते हो आप सक्सेस फेलियर। तो ये तो आते ही रहते हैं, मतलब हर पॉइंट पे आप लाइफ में कुछ ना कुछ आपका एक टेस्ट होता ही है। और आपके अंदर अगर वो विलिंगनेस है, ओपननेस है कि यार जो भी है टेस्ट, अब मुझे अपने पूरे जी जान से उसमें लगना है, करना है, अपना बेस्ट एफर्ट देने हैं, तो आई थिंक सॉल्यूशंस और सक्सेस भी आती ही है। मेरी जर्नी में तो मैंने यही देखा है। मैं आपसे इसी के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया? कभी नहीं। करेक्ट। अचीव किया, Right. गोल्स किए, 12th IIT, जॉब, स्टार्टअप, राइट। चेंजेस, ग्रोथ सब हुआ, ठीक है, बहुत मुश्किलों से हुआ। मतलब अगर किसी को भी लग रहा हो कि इट्स बीन अ स्मूथ ट्रैक फॉर हिम, देन आई कैन गारंटी यू देयर आर नो स्मूथ ट्रैक्स। जीवन में ये केक वॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है। एफर्ट लगाए, बट वो लगना बंद नहीं हुआ है। राइट।
Because even to maintain your success requires effort. Requires effort. And जो आपने एक शुरू में बात कही कि when you start enjoying whatever you are doing, Yes. then it's a different life. It's a right way to live life. कि आप जहाँ भी घुस रहे हो, जो भी घुस रहे हो, it's your choice. It's something you have chosen for yourself that I want to excel in this field. मेरी strengths है, मेरा interest है, मैं करूँगा इसको and then things happen. And तब थोड़े टाइम नहीं भी होता है तो भी you enjoy because you like the work. आपको वो अच्छा लग रहा है. तो how you create that environment where things are positive, you are looking forward, you are optimistic, and you are enjoying. I think this is how magic happens. Absolutely. मज़ा आना चाहिए. मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए. डॉक्टर साहब, इसमें आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर कई बार प्रेशर बनाते हैं जो उनको भी कई बार शायद नहीं पता होगा. बच्चे ऑलरेडी अपना एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका एक गोल है, उन्होंने एक ड्रीम देखा है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली प्रेशर भी कई बार पेरेंट्स से भी कई बार प्रेशर आता है. तो यहाँ पर हमारे इस पॉडकास्ट को हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हों, तो पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह वो बच्चों के साथ बने रहें? नहीं, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है और थोड़ा हमें इसके बारे में संवेदनशीलता लानी बहुत ज़रूरी है. मैं समझ पाता हूँ जो पेरेंट्स का एंजाइटी है. आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा वेलविशर हो ही नहीं सकते कोई. वो बात, उसमें कोई दो राय नहीं है. द रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड, वो एक, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ग्रोइंग स्टूडेंट को, एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट को क्या चाहिए. एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट को चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट कर पाए. एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा हो तो मेरे पेरेंट्स मेरे स्ट्रेस बस्टर हो. एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट को चाहिए कि अगर मुझे कोई परेशानी आ रही हो देन मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प कर पाए. एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं चाहिए कि पेरेंट मुझे बार बार ये याद दिलाएं या बार बार मुझे बताएं कि तुम ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं या वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और बार बार कंपैरिजन और फ्यूचर की एरर्स और प्रेजेंट का इम्पैक्ट और इस चीज़ के बारे में बार बार ना करें. और ये मुझे लगता है समझना बहुत ज़रूरी है. और पेरेंट्स जितनी पॉजिटिव स्ट्रोक्स देंगे उससे बच्चे की मोटिवेशन बेहतर होगी. और अगर आप कांस्टेंट नेगेटिव स्ट्रोक्स देंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे बहुत नकारात्मक असर आता है. अगर आपको लग रहा है फिर आपके बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप आराम से बैठिए, उनसे बात करिए, अपनी राय दीजिए, उनकी राय लीजिए उसी मसले पे, टॉपिक पे, फिर अपना पक्ष रखिए, सुन लीजिए उनकी बात, और इसको एक नॉन होस्टाइल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, बिना आवाज़ ऊंची करे, बिना गुस्सा करे, बिना किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म कंपैरिजन करे, आप इसको हैंडल करके क्लोज करिए. ये बात बच्चे समझ पाएंगे. और अगर आपको लगता है वापस ये नहीं हुआ, या वापस करिए, लेकिन अगर एक ही चीज़ को आप 2 बार कहने वाले हैं उसमें गैप लाइए, जिससे गिव द चाइल्ड, गिव दैट स्टूडेंट अ चांस टू बी एबल टू चेंज. ये नहीं हो सकता है कि आपने आज मुझे बोला कि अपना ये चेंज लो, शाम को फिर पूछ लिया कि अभी तक क्यों नहीं किया, फिर कल सुबह उठे फिर पूछ लिया, फिर शाम को फिर पूछ लिया. उससे क्या होता है कि बच्चों पे प्रेशर बढ़ता है और बच्चों की थोड़ी सी दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं पेरेंट्स के साथ. और बच्चों को एक अनकंडीशनल पेरेंट सपोर्ट अपने ये फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ एग्ज़ाम्स में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है उनके लिए. तो ये बात थोड़ी, और ये भी देखें कि अच्छा अगर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो तो आपसे बेहतर कौन पहचान पाएगा. तो उस समय उनकी मदद करिए, उनको हेल्प दिलवाइए, उनसे बात करिए. मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा घंटे स्टूडेंट पढ़ाई करे जा रहे हैं तो उनको बोलिए चलो आज बाहर घुमाने चलते हैं, चलो आज बाहर चलते हैं. ये क्या तुम पूरे दिन अंदर बैठे रहे हो, जाओ जाके कुछ खेल के आओ, चलो कुछ. ये जो एस्पेक्ट है
ये बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेशर कुकर का एग्जांपल देता हूँ कि सीटी तो बजाओगे ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा, नहीं तो इट विल ऑल ब्लास्ट। सो जो प्रेशर है, रिलीज ऑफ दैट प्रेशर इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ट्रू। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए कि कोई भी स्टूडेंट जो जो इस तरह का प्रेशर फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, तो अपने लेवल पे वो क्या कर सकता है उसको मैनेज करने के लिए, या हाउ ही शुड, एंड दोनों एक्सट्रीम केसेस में पूछ रहा हूँ मैं, एक जनरली स्ट्रेस लोग फील करते हैं और प्रेशर फील करते हैं, और दूसरा इन जनरल भी जब हम सेटबैक्स फील करते हैं, फेलियर्स के थ्रू जाते हैं, तो उसको भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट कैसे उसको मैनेज कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में देखा जाए तो फेलियर बहुत कुछ होता नहीं है, हर एक चीज़ एक रिजल्ट है और हर एक रिजल्ट एक लर्निंग है। मैंने आपने आज एक एग्ज़ाम दिया, आपके 10 में से 2 मार्क्स आए, आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको 2 मार्क वर्थ पता है, और अगर आपको 8 मार्क्स तक पहुंचना है तो 6 मार्क की और मेहनत करिए, लर्निंग हुई। अब इसमें क्या सक्सेस क्या फेलियर, आप फिर उसको करेंगे, हो सकता है दूसरी बार तक वो अपने आप 8 तक पहुंच जाएगा, तो ये एक लर्निंग हुई। पर इस लर्निंग के लिए आप ये भी सीखेंगे और समझेंगे कि व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली। क्या मेरे पढ़ाई करने का तरीका सही नहीं था, क्या मुझे एंजाइटी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था, क्या टीचर्स से कुछ बात करने की ज़रूरत है, क्या अपनी और स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल पर कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप उसको एज अ रिज़ल्ट फॉर लर्निंग देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग कहता हूँ मैं हर रिज़ल्ट को, फेलियर नहीं है, और उसी को अप्लाई करिए। इसके लिए क्या करना है, टीचर्स से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, सीनियर स्टूडेंट से बात करनी है कि मुझे अपने अंदर क्या चेंज लाना है, हाउ डू आई अपग्रेड। हर थोड़े थोड़े दिनों में आपके फ़ोन्स अपग्रेड हो जाते हैं, नए नए मॉडल्स आ जाते हैं, अपग्रेड ही तो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो वो हमें अपने अंदर भी करना है। और जहाँ तक बात हुई स्ट्रेस कैसे हम अपना मैनेज करें एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, खास करके मुझे लगता है थोड़ी लाइफस्टाइल ठीक रखिए आप। स्लीप से शुरू करते हैं, कम सोना एग्ज़ाम के दिनों में मार्क्स ज़्यादा लाएगा, इससे ज़्यादा इलॉजिकल बात आपने कोई सुनी नहीं होगी इस टॉपिक पे, कि सोइए कम और उससे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मुमकिन नहीं है। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि आपकी जो एग्ज़ाम टाइम है, कि माने आपका सुबह एग्ज़ाम 10 से 1 होना है, तो कम से कम 1.5-2 महीना पहले से ये जो 10 से 1 या 10 से 2 वाला समय है, ये आपका पढ़ाई का समय होना चाहिए। मतलब ब्रेन नीड्स टू बी एक्टिव। ये नहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आप दोपहर के 3 बजे उठ रहे हैं और सडनली 1 दिन पहले आपने सुबह 10 बजे उठने की कोशिश कर ली। अभी ब्रेन को पता ही नहीं है कि जगने या सोने का टाइम है, तो आप उसको ट्यून करिए। आउटडोर एक्टिविटी, सोशल एंगेजमेंट, क्रिएटिविटी यानी म्यूज़िक, आर्ट, प्ले, प्लांट्स, पेट्स, इन सब की वैल्यू है, और ब्रेक्स की बहुत वैल्यू है। मैं अपना एग्जाम्पल भी दूं तो जो चीज़ मुझे लगता है मेरे पढ़ाई करते समय भी और अभी भी जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है, वो शॉर्ट ब्रेक्स ने करी है। पढ़ाई करते वक्त भी, चाहे वो मेडिकल की हो, साइकियाट्रिक की हो, एंट्रेंस की हो, शॉर्ट ब्रेक्स एंड शॉर्ट स्पर्ट्स ऑफ स्टडीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मदद कर पाई थी। सो अगर माने मैं सुबह 10 से लेके 2 बजे तक पढ़ाई का मेरा एक स्लॉट है, ठीक है, सो व्हाट आई वुड डू इज 10 से लेके 10:40, 10:45 तक आई स्टडी, आई टेक अ 5 to 7 minutes ब्रेक, मे बी 10 minutes ब्रेक, फिर आई अगेन स्टडी। तो वो जो ब्रेक होता था वो मेरे माइंड को रिलैक्सेशन दे रहा था, मेरा माइंड फिर से जाग पाता था। पर वही अगर मैं 10 to 2 लगातार पढ़ रहा होता तो थोड़ी देर बाद मेरा माइंड का थकन शुरू हो गया होता। सो मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिप पे रहता और फटीग लेवल पे होता। तो मैं इनपुट तब कर रहा हूँ जब मुझे ऑलरेडी फटीग आ गया है, लेकिन ब्रेक लेने से मैं इनपुट ले रहा हूँ जब मेरा माइंड इज एट इट्स फुल फंक्शनैलिटी। तो ब्रेक्स की बहुत वैल्यू है, सेल्फ टेस्ट्स की वैल्यू है। जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम रिलेटेड एंजाइटी होती है, आई एनकरेज देम कि आप ना सेल्फ टेस्ट करिए अपने, कि आजकल तो पेपर्स आई जाते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट बनाइए, एक टेबल कुर्सी पे बैठिए, घड़ी रखिए, आप टाइमिंग करिए अपने आप को, और एग्ज़ाम लिखने के बाद अपने आप को ही मार्क्स भी दीजिए। सो उससे क्या है, जितने आप सेल्फ टेस्ट लेते जाएंगे, वो जो
एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाएगा ओवर एंजाइटी का जो रिस्पॉन्स है आपका उसके लिए. सो दैट ऑल्सो विल बी यूजफुल. और आउटडोर एक्टिविटी, डाइट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है. इसको समझने की कोशिश करें कि जितना आपका लाइफ बैलेंस्ड होगा आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी. डॉक्टर साहब, लोनलीनेस को कैसे हैंडल करें? बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं क्योंकि आइसोलेशन में पढ़ रहे होते हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं, उनको फील होता है अकेलापन, उनको लोनलीनेस फील होती है. इसको कोई बच्चा एक इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हैंडल कर सकता है? मैंने किताब लिखी थी अलोन इन द क्राउड विच वॉज ऑन अर्बन लोनलीनेस. मेरी कॉलीग हैं कामना छिब्बर, को ऑथर थी उसमें, उनके साथ लिखी थी. मुझे ऐसा लगता है कि लोनलीनेस को दो हिस्सों में हमें डिवाइड कर देना चाहिए. एक लोनलीनेस आती है जब हमारी मीनिंगफुल रिलेशनशिप पे हम फोकस नहीं करते, और दूसरी लोनलीनेस आती है हम माइंडफुल लिविंग नहीं कर पाते. इन दोनों चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है. सो लोनलीनेस जो सोशल वाली है उसके लिए क्या करना है कि आप जो लोग आपके नज़दीक हैं, आपके करीब हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनसे रेगुलरली टच में रहिए, बात करिए. और अभी तो देखें कितना लाइफ आगे बढ़ गई. हम मेडिकल कॉलेज जब गए थे, हम 1989-90 का बता रहा हूँ मैं आपको. अब तब अगर घर बात करनी होती थी तो 15-20 मिनट की वॉक होती थी, फिर एक पीसीओ में लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर बड़ी मुश्किल से नंबर लगता था, और इतनी तेज़ी से वो बढ़ता था अमाउंट दैट फिर ये एंजाइटी होती थी कि राइट. अभी हमारे पास ये है कि आप दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, आप वीडियो पे अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, वीडियो पे अपने कज़न से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं. इसको करिए आप, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है. लोनलीनेस तभी कम फील होगी जब आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे. और इसीलिए जब मैं मल्टीपल ब्रेक्स की बात कर रहा था, ब्रेक्स को यूटिलाइज करिए. और जो माइंडफुल वाला एस्पेक्ट है वो यही है कि आप वो चीज़ें भी दिनचर्या में रखिए जो आपको अच्छा फील कराती हैं. इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी म्यूज़िक, आर्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, पर वो करिए. प्लांट्स, पेट्स. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 24 घंटे में अगर 8 घंटे सोना है तो जो 16 घंटे बड़े 16 के 16 पढ़ाई करने हैं. मुमकिन भी नहीं है. लेकिन वही 16 में अगर आपने एफिशिएंसी लानी है तो थोड़ी ब्रेक्स लीजिए, थोड़ी इन चीज़ों को डालिए जो ये आपको ऐड ऑन करती हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा फील कराती हैं. अपने आप देखेंगे कि वो जो लोनलीनेस फैक्टर है आपका कम हो जाएगा. सो कनेक्टेडनेस विथ अदर्स, कनेक्टेडनेस विथ योर ओन सेल्फ, दोनों चीज़ों से लोनलीनेस पे आपको कमी आएगी. राइट. डॉक्टर साहब, रिजेक्शंस को कैसे मैनेज करें? हमने यंग लोगों में देखा है 2 तरह के रिजेक्शंस हैं. एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इन द सेंस कि पढ़ाई में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, रिजेक्ट हो गए आप. राइट. पर्सनल लाइफ में भी है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए. इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये बहुत बार आता है. और मुझे लगता है कि रिजेक्शन शब्द हटा दीजिए आप, क्योंकि रिजेक्ट आप नहीं हो रहे. अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, इंडिविजुअल की जो पसंद है वो इंडिविजुअल के ऊपर है. आई मे लाइक समथिंग, आई मे लाइक समवन, समथिंग और समवन डजंट हैव टू लाइक. ये तो कैसे हो सकती है बात? और उसको इस तरह से आप नहीं ले सकते हैं कि जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू आर सेइंग नो और यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, इसका मतलब आप एज इफ आपके साथ कुछ गलत हुआ है. रिलेशनशिप की जेन्युइनिटी स्पेस के बिना नहीं आती. एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन वो आपकी स्पेस है. रिस्पॉन्स टू योर एक्सप्रेशन वो किसी और की स्पेस है. अगर आप वो स्पेस को ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं और आपको एक्सप्रेशन एज अ फोर्स चाहिए, तो आपकी जेन्युइनिटी ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ी है नहीं, और ये बात समझनी ज़रूरी है. सो रिजेक्शन समझने के बदले आप इस बात को समझिए कि मिसमैच ऑफ थॉट प्रोसेसेस, मिसमैच ऑफ likes, and hundreds and thousands and crores of us. How is it even possible that every time an individual
has an expression or an experience, it has to be reciprocated by the very person. ये लॉजिकल नहीं है. अपने आप से आप अनफेयर हो रहे हैं अगर आप इसको नेगेटिवली लेते हैं तो. और दूसरी बात, जहाँ तक प्रोफेशनल एंड करियर रिलेटेड आया, तो 75 साल की ज़िंदगी में कोई भी एक मौका आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे, ये बात मुमकिन नहीं है. सो ये तो नहीं हो सकता. ये मुमकिन नहीं है दैट व्हेन आई फिनिश्ड माय एमडी इन साइकियाट्री के मतलब कोई एग्ज़ाम खराब ही नहीं गया, कभी फेल ही नहीं हुए, कभी. कैसे पॉसिबल है? ये बात लॉजिकली नहीं है बात. मतलब इतने टेस्ट्स हुए, इतनी चीज़ें हुई हैं, कैसे पॉसिबल है आप हो जाएंगे? और ये कैसे हो जाएगा कि मतलब अगर इफ़ आई कम आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज तो मतलब एवरीबडी इज़ वेटिंग टू सी मी ओनली? कैसे मुमकिन है ये बात? और ये कैसे मुमकिन है कि अगर आपने एक जॉब करी तो आप जितनी जॉब करेंगे या जो आप जॉब्स करेंगे, जहाँ भी करेंगे, यू विल ऑलवेज डू वेल? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतने वेरिएबल्स हैं ह्यूमैन, हम लोगों के कितने वेरिएबल्स हैं, सोच के देखिए. उन वेरिएबल्स में ये तो मुमकिन सी बात है ना कि एवरीथिंग इज़ नॉट कांस्टेंट. तो वो आज कुछ है, कल कुछ और भी हो सकता है. आपने जो चीज़ करनी है वो ये है. एंड इसीलिए मैंने कहा रिजेक्शन मत फील करिए या शब्द यूज़ मत करिए. यू डोंट डाउट योर सेल्फ. आपकी काबिलियत आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी एजुकेशन आपसे नहीं कोई ले सकता, आपका स्किल सेट आपसे कोई नहीं ले सकता, आपकी वैल्यूज़ आपसे कोई नहीं ले सकता. मुमकिन नहीं है बात. सो ये मुमकिन, पर ये तो हो सकता है ना कि आज मेरा स्किल सेट, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ वो फिट नहीं हो पा रहा है. उसका ये मतलब नहीं है कि मुझ में कोई कमी है. कुछ समय पहले जब पेंडेमिक आया था तो एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने वर्किंग पॉपुलेशन में यंग एडल्ट्स के साथ बहुत एड्रेस करी थी. उसका यहाँ पे एग्जांपल आई गिव यू दैट जब कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़े पैमाने पे ले ऑफ्स हुए थे और जब उनसे मैंने बात करी थी, मैं उनको बस यही याद दिला रहा था. फिर आप ये बात समझिए कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जो एक पेंडेमिक था, उस कारण से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस कारण से एक ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिकली एंड इकोनॉमिक फैक्टर से अपना परसेंटेज करके 10 लोग आते हैं तो मुझे अब 4 ही मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न. तो 6 लोगों को उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट यू टू कंटिन्यू. अब ये 6 लोग बिफोर द पेंडेमिक यूजफुल थे. क्यों थे? क्योंकि उनमें स्किल है, काबिलियत है, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट है, सब कुछ है. बट अभी समय में एक ऐसा वेरिएबल आया that for this particular organization these 6 people were not needed now at that moment. इसका ये मतलब नहीं है कि after this moment also the need is not there or somebody else doesn't have the need. पर हकीकत ये है कि आप नहीं बदले हो. सो अपने अंदर का जो विश्वास है उसको तो बना के ही रखना है, और वो तब बनेगा जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए. अगर आप मेरी वीकनेस को मुझे पॉइंट कर रहे हैं देन थैंक यू, मतलब मुझे पता है एंड आई नीड टू वर्क अपॉन इट. एंड आपने बताया तो और अच्छी बात है, आई विल नोटिस मोर. ग्रैटिट्यूड होना चाहिए जब कोई आपकी गलती निकाले तो. और उसी तरह से अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ नोटिस करें तो भी थैंक यू बोलिए, उसको भी डाइल्यूट मत करिए, क्योंकि वो ये असर्टिवनेस हुई. असर्टिवनेस माने आई नो मी, आई नो माई स्ट्रेंथ, आई नो माई वीकनेस एंड दैट इज माई यूनिकनेस. तो इफ एवरीवन इज यूनिक तो रिजेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता. राइट. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ समवन एल्स दैट डज नॉट मेक मी मोर और लेस इफ समबडी एल्स शोज मी और नॉट. ट्रू. एक आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम ऐसे फेजेस आते ही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस होती है, प्रेशर फील होता है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो उनकी हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, कुछ ऐसे ऐप्स, कुछ भी आप रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों को? मतलब ऐप वगैरह का तो मुझे लगता है कि मैं से ज़्यादा मुझे लगता है कि फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, मुझे लगता है एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हमको
स्पोर्ट्स में थोड़ा की वैल्यू समझने की ज़रूरत है, एंड उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको. फिजिकल फिटनेस, डाइट की बहुत वैल्यू है. ब्रेक्स, रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी, कि आपको जो मज़ा आता है जिन चीज़ों में, वो करना बहुत ज़रूरी है. हर एक चीज़ के लिए आपको एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो, ये बात सही नहीं है. मुझे तो ये भी लगता है कि थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए आपके टाइम टेबल में एन्जॉयमेंट समय होना ही चाहिए, और पीपल के लिए स्पेस होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस के लिए हमें पीपल भी चाहिए, विच इज़ आवर फ्रेंड्स, फैमिली. हमें हाई लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए रिलैक्स भी रहना पड़ेगा. जैसे आप बता रहे थे कि एफर्ट कंटिन्यू रख रहे हो, एफर्ट इसलिए कंटिन्यू रख पा रहे हैं कि आप ब्रेक्स भी ले रहे हैं, आप एंजॉय भी कर पा रहे हैं, उसी प्रेशर को आप हार्नेस भी कर पा रहे हैं. सो हर एक चीज़ का सल्यूशन डिजिटल हो या एप्स में, ऐसा नहीं है. दो चीज़ें आई कैन प्रॉबेबली वाइंड दिस अप विथ. पहला तो अनम्यूट योरसेल्फ. बात करें, जो भी है बात करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपने अंदर कुछ ना रखें, नहीं तो बात करेंगे ना तो अपनी बात भी सुन के पता चल जाता है कितना चेंज लाने की ज़रूरत है. और दूसरा, मुझे लगता है कि आपको बार बार ये बताया जाता है कि अपने आप को स्विच ऑन रखिए. तो मैं उल्टा एडवाइस करता हूँ, स्विच ऑफ करना सीखिए. थोड़ा फ़ोन को भी स्विच ऑफ करना सीखिए, अपने डिजिटल गैजेट्स को भी स्विच ऑफ करना सीखिए, अपने किताब को भी थोड़ा स्विच ऑफ करके थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी करना सीखिए, और ये बैलेंस करिए. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का बैलेंस ज़रूरी है. जब वो बैलेंस आपको आ जाएगा तो यू विल बी ऑन द ट्रैक. एंड वही सक्सेस कोई बहुत का ये मतलब नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत डिफरेंट करना है. जो छोटा सक्सेस है वो जब आप अचीव करते हैं, और जब एक एक करके वो ऐड करते जाते हैं, तो अपने आप बड़ा बन जाता है. कोई यू डोंट क्लाइम द एवरेस्ट लाइक दैट. आप एक एक बेस कैंप जाते हैं, फिर एक और सब जाते हैं, फिर एक जाते हैं. ये लाइफ है. सो हर एक अपने स्टेप को आप लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए और पॉजिटिविटी रखिए. कोई इसका सकारात्मकता का कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है, और वो आपके अंदर आपको ही लानी पड़ेगी. वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू केम टू आवर स्टूडियो एंड हमारे बच्चों को आपने इतनी अच्छी सलाह दी और इतनी अच्छी जानकारी दी. ये एक ऐसा टॉपिक है, जनरली इसके बारे में बात नहीं होती है, और हमें बहुत फील होता है कि यार इसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए. हो सकता है हम दोबारा आपको स्टूडियो में बुलाएं, लेकिन बहुत हेल्पफुल था. और आपने जो पॉइंट्स टच किए बच्चों की प्रिपरेशन से रिलेटेड, पेरेंट्स के बारे में भी, और सारे एस्पेक्ट, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू.